क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस लड़ाई को मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, ऐसे लोगों को सत्ता से खींच के नीचे उतारने का समय आ गया है। इन्होंने षड्यंत्र से एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से पढ़ाई को छीन लिया। देश के सारे संसाधन बेच दिए, इंडियन रेलवेज बेच दिया, बैंक बेच दिए, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिए। सब कुछ बिकता जा रहा है और जो बिक जाता है उस संस्थान में रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। कि पढ़ाई को इतना महंगा कर दो और सरकारी स्कूलों को इतना कमजोर कर दो कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के कुछ कोई बन ना पाए। संसद के अंदर जहां 80% सांसद उनके समाज के हुआ करते थे, आज वो लोग 25% से भी नीचे आ गए हैं। उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने वहीं से षड्यंत्र किया। इन्होंने जाति का निर्माण किया, जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए। क्योंकि जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, फिर कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? बहुजन समाज के लोग उसके मालिक क्यों? ये खुशी का विषय है कि हम आरक्षण के जनक सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए अलग से हॉस्टल का निर्माण, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले साहू जी महाराज की आज हम जयंती मना रहे हैं। उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज ही एक और महान शख्सियत विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आज के दिन जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, आज उनकी जयंती है। मैं उनकी जयंती पर भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आज हम खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, मैं पढ़ लिख पाया, एक वकील बन पाया, एक MLA बन पाया, एक मंत्री बन पाया, हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बन पाए, राष्ट्रपति बन पाए, जज बन पाए, इंजीनियर बन पाए, डॉक्टर बन पाए, कलेक्टर बन पाए। तो जो भी ये हमारे जीवन में तरक्की और खुशहाली आई है, ये ऐसे ही अचानक नहीं आ गई। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकते। आज जिस प्रजातंत्र की पूरे देश में हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि वो प्रजातंत्र इसी मिट्टी से पूरी दुनिया में गया है। हमें और आपको सबको ये गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि वो बुद्ध का धम्म, जिसने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील और करुणा और मैत्री का संदेश दिया, वो मार्ग देने वाले तथागत बुद्ध बेशक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में पैदा हुए, लेकिन उनका लालन पालन और जो जीवन में उन्होंने सीखा वो शुरुआत इसी मिट्टी से हुई है। तो मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ। साथियों, हमारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छोटे छोटे अपने 4 बच्चों को गंवा दिया। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। अपना पूरा जीवन जलाकर वो सब दे गए जो 3500 साल तक हम करोड़ों लोग मिलकर हासिल न कर पाए। इतिहास को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी के लिए लड़ने वाले सैकड़ों इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त नेता थे, जिनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे, लाखों लोगों की जान गई, कितने लोगों का खून बहाया गया, तब कहीं जाकर आजादी मिली। पर उस पूरी आजादी के आंदोलन में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की आजादी की कहीं चर्चा नहीं है। और दूसरी तरफ ये तो केवल 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन था, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 3000 साल की गुलामी से आजादी के लिए अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बिना खून बहाए अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से हमें 3500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो वो अकेले लड़कर अपना पूरा जीवन जलाकर हमें देकर गए, 75 सालों के अंदर हम उसको बरकरार न रख पाए। जो वो देकर गए धीरे धीरे छीनता जा रहा है। एक तरफ ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फूले के माध्यम से फातिमा शेख का साथ लेते हुए 1 जनवरी 1848 को भारत में महिलाओं का पहला स्कूल खोला। आपको तो इस बात को लेकर गर्व होना चाहिए, आप उस समाज से हो जिसने पूरे दुनिया को एक मार्ग दिखाया। यानी भारत का पहला स्कूल खोलने वाली भी माता सावित्रीबाई फूले थी, वो भी हमारे इसी बहुजन समाज से थी। जिसने भारत का संविधान बनाया वो भी इसी बहुजन समाज से था। जिसने पाकिस्तान का संविधान बनाया जोगिंद्रनाथ मंडल, वो भी
इसी बहुजन समाज से थे। लेकिन हम अपने गौरव की अनुभूति नहीं करते, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा के भी नहीं रखते। भारत के अंदर 2200 के आसपास गुफाएं हैं। आपको गर्व होना चाहिए, 2000 से ज्यादा गुफाओं के अंदर बुद्ध के अवशेष हैं। म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध था। सम्राट अशोक के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया थी। और आज भारत में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बदहाली, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, कुपोषण के शिकार दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में। हमारा वो सोने की चिड़िया, वो देश इस हालत में किसने पहुंचाया? क्या आपको इस इतिहास को नहीं समझना चाहिए? और जो पहले हो गया वो तो हो गया, जो अब होने वाला है आप उसके बारे में चिंतित होंगे कि नहीं होंगे? जिन्होंने जाति का निर्माण किया, जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए, क्योंकि जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ। फिर कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? बहुजन समाज के लोग उसके मालिक क्यों नहीं हैं? इस सब का रहस्य मनुस्मृति में छुपा है। मनुस्मृति की अक्सर व्याख्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े अच्छे से एक एक उसका पंक्ति निकाल कर करते हैं। अगर सच्चे मायने में लोग उसको ध्यान से सुने, मनुस्मृति को ध्यान से पढ़ें, तो इस भारत की बदहाली का कारण समझ में आ जाएगा। भारत में जाति व्यवस्था के कारणों का आपको समझ आ जाएगा। वही लोगों ने सोचा कि जो लोग हजारों साल से हमारे गुलाम थे, वो आज कलेक्टर बन के हमारे सर पे बैठने लगे हैं। वो लोग प्रोफेसर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, मंत्री बनने लगे हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। संसद के अंदर जहां 80% सांसद उनके समाज के हुआ करते थे, आज वो लोग 25% से भी नीचे आ गए हैं। उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने वहीं से षड्यंत्र किया कि ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हुआ है। उसने इनके पढ़ने लिखने के रास्ते बना दिए, रिजर्वेशन देकर नौकरियों के आगे बढ़ने के रास्ते बना दिए, रिजर्वेशन से संसद विधानसभा में पहुंचने के रास्ते बना दिए। अब इस रास्ते को काटने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा कि पढ़ाई को, प्रजातंत्र के रहते इस वोट की वजह से पढ़ाई को छीना तो नहीं जा सकता, नौकरियों को, रिजर्वेशन को बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता निकाला कि पढ़ाई को इतना महंगा कर दो और सरकारी स्कूलों को इतना कमजोर कर दो कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के कुछ कोई बन ना पाए, और प्राइवेट स्कूलों की और कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा कर दो कि गरीब मजदूर, किसान, बहुजन समाज के मजदूर, ये मेहनत कश लोग अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए। इन्होंने षड्यंत्र से एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से पढ़ाई को छीन लिया। देश के सारे संसाधन बेच दिए, इंडियन रेलवेज बेच दिया, बैंक बेच दिए, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिए, सब कुछ बिकता जा रहा है। और जो बिक जाता है उस संस्थान में रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। और तो और लेटरल एंट्री लाकर ये डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। शायद मौर्य जी ने भी कल इस पे ट्वीट भी किया है कि किस तरह लेटरल एंट्री लाकर ये हमारे लोगों को अंदर घुसने से हर जगह रोकना चाहते हैं। इस षड्यंत्र के खिलाफ कौन बोलेगा? आम आदमी बोलेगा क्या, जिस बेचारे को पता नहीं है? हमारे सांसद और विधायकों को अध्ययन करना चाहिए, उनको इस आवाज को मजबूती के साथ बुलंद करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप भविष्य में यकीन मानिए कभी विधायक बनने के लायक बचेंगे नहीं। आपको इस लड़ाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इस लड़ाई को मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, ऐसे लोगों को सत्ता से खींच के नीचे उतारने का समय आ गया है। मैं कहना चाहता हूं तमाम विपक्षी पार्टियों से, चाहे कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई और हो, अगर आपको देश से प्यार है, भारत से प्यार है, अगर भारत को टूटने से बचाना चाहते हो, अगर भारत में बढ़ते हुए इस नफरत के माहौल से भारत को बचाना चाहते हो, अगर जाति और धर्म के नाम पे उन्माद होने वाले उन्माद को बंद करना चाहते हो, अगर भारत के संविधान को आप चाहते हो खत्म ना हो, मनुस्मृति का शासन ना आए, तो सब लोग एकजुट हो जाओ। इस लड़ाई को लड़ने का समय आ गया है, लेकिन इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, बुद्धि और विवेक से लड़ी जाएगी। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। साथियों, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसे विचारधारा से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे तो जीतेंगे, वरना यकीन मानिए जिस तरह हजारों साल की गुलामी हमने झेली है, आने वाले समय में आपके बच्चे गुलाम पैदा होंगे। क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हमने और मौर्य जी ने और जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, हमने तो कसम खाई है, हम विधायक मंत्री बने ना बने, लेकिन अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने देंगे। देश के संविधान को किसी कीमत पे हम खत्म नहीं होने देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए हम तो निकल पड़े पूरे देश के अंदर। लोग कहते थे आपने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? अरे अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को समतामूलक समाज के निर्माण में अगर कहीं ये कुर्सी बाधा बनेगी, ऐसी एक कुर्सी नहीं हजारों कुर्सी कुर्बान है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। धीरे धीरे सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की लड़ाई पे आ रही हैं, लेकिन ध्यान रखना आस्तीन में ही सांप पला करते हैं।
उनका जरा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।